हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक से सेकंड चैप्टर फ्रॉम द ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो बेसिकली जैसा कि इस चैप्टर के टाइटल से ही पता चलता है, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। कंपनी की जो पावर थी कैसे एस्टैब्लिश हुई, किस किस फेजेस से वो स्टार्ट होती है और किन किन पॉलिसीज़ को जो ब्रिटिशर्स हैं यूज़ करते हैं हमारी कंट्री में अपनी पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी मीन्स जो कंपनी है, जो ब्रिटिश कंपनी है, वो पहले ट्रेडिंग के पर्पज़ से हमारी कंट्री में आई थी, लेकिन उन्होंने कैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया, वो सब कुछ इस चैप्टर में दिया गया है। तो मेन कंटेंट क्या है चैप्टर में? सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा हमारा जो मुगल्स हैं उनका डिक्लाइन, और उस डिक्लाइन के को क्या कहते हैं, उसका एडवांटेज लेते हुए कंपनी ने कैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी यूज़ करके अपनी पावर को एस्टैब्लिश किया। हम मराठा पावर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो टीपू सुल्तान है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। लास्ट में हम चैप्टर का एक ब्रीफ समरी और यू कैन से कंक्लूजन को भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler. He established control over a very large part of territory that is now known as India. मतलब औरंगजेब जो था लास्ट मुगल एम्परर रूलर था। देखो इनके बाद और भी मुगल रूलर्स हुए हैं, बट ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स। ठीक है ना। उन्होंने काफ़ी बड़े पार्ट पर, इंडियन टेरिटरी के काफ़ी बड़े पार्ट पर क्या किया था, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughal governors and big zamindars began asserting their authority and established regional kingdoms. देखो रीजनल किंगडम्स का यहाँ क्या मतलब है? नॉर्मली किसी भी एम्पायर में क्या होता है, पूरी की पूरी टेरिटरी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, टेरिटरीज बोलते हैं जिनको। तो वहाँ पर जो है गवर्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे कि अभी मॉडर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, स्टेट्स बना दिए जाते हैं, और स्टेट्स में क्या है, सीएम है। हमारी कंट्री में क्या है, स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और चीफ मिनिस्टर उसको क्या करते हैं, हेड करते हैं। ठीक है ना, उसको वहाँ पर रूल करते हैं। इसी तरीके से मुगल एम्पायर में भी क्या था, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस थी, टेरिटरीज थी, जिनको गवर्नर्स हैंडल करते थे, या फिर बोल सकते हैं जमींदार हैंडल करते थे। ठीक है। बट आफ्टर औरंगजेब्स डेथ उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको फॉलो करना बंद कर दिया और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। क्या क्या डिक्लेयर कर दिया? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल बंगाल में, और जैसे मराठास ने भी अपना वेस्ट में अपना क्या है, अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर दिया। दिल्ली दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज अ इफेक्टिव सेंटर। देखो इफेक्टिव सेंटर अगर नहीं होगा तो कैसे हम अपनी पेरिफेरीज को, अपने जो स्टेट्स हैं उनको क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। देखो मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे घर में ही लगा लो, अगर एक हेड नहीं होगा फैमिली में, तो सभी मेंबर्स क्या करेंगे, अपनी अपनी मनमानी करेंगे। तो घर में क्या होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। तो इसी तरीके से एक कंट्री है, टेरिटरी है, उसमें भी क्या है, अगर सेंटर मजबूत नहीं होगा, अगर सेंट्रल अथॉरिटी मजबूत नहीं होगी, तो इफ़ेक्टिवली कंट्रोल नहीं होगा किसी भी रीजनल टेरिटरी के ऊपर। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerged on the political horizon, the British। ठीक है ना। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इसका एडवांटेज उठाया और उन्होंने अपने आप को इमर्ज किया पॉलिटिकल सिनेरियो पे। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज? हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ द वास्ट एम्पायर? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। देखो इनिशियली जो है, मतलब नॉर्मली ये लोग मानते हैं कि हम सब मानते हैं, हमारा बिलीव है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम पे राज करने के पर्पज़ से आए थे, बट ऐसा नहीं है। वो ओरिजिनली ट्रेडिंग पर्पज़ से आए थे, बट उन्होंने जब पॉलिटिकली यू नो
पॉलिटिकली सिचुएशन को देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक रूलर्स हैं और इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, और इस कंट्री के जो वास्ट रिसोर्सेज हैं, टेरिटरी है, उसको अपने बेनिफिट के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और एडवांटेज लिया। तो इस चैप्टर में उन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट। कब आई ईस्ट इंडिया कंपनी? इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. देखो 1600 में, मोस्टली सबको पता ही है 1600 के अराउंड क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला था, चार्टर मिला था। अब चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है एक परमिशन ग्रांट की थी वहाँ की रूलर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि क्या प्रोवाइड करता था, सोल राइट। सोल राइट का मतलब है नॉर्मली, मतलब अगर आप राइट दोगे तो मीन्स वो कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनीज भी क्या है, ट्रेड कर सकती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। बट सोल राइट का मतलब है इंग्लैंड से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ईस्ट में जाकर क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन द इंग्लैंड कुड compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the ocean looking for a new land for which it could buy goods at a cheaper price and carry them back to Europe to sell at higher prices. देखो इसके साथ क्या है, जो कंपनी है हमारे ईस्ट में आकर क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है, ट्रेड कर सकती है एट और क्या कर सकती है, चीपर प्राइस पे रॉ मटेरियल बाय करके या फिर चीपर गुड्स बाय करके यूरोप में उसको हायर प्राइसेस पे बेच सकती है। ट्रेडिंग का यही एक फंडामेंटल लॉ है। आप क्या करते हो, चीपर जितना हो सके चीपर प्राइस पे आप परचेस करने की कोशिश करते हो और दूसरी जगह पर जाकर उसको हायर प्राइसेस पे, जहाँ पे उसकी ज़्यादा डिमांड है, आप बेचकर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो यही बेसिक पर्पस था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आने का और ईस्टर्न मतलब ईस्ट में आने का या फिर इंडिया में आने का। ठीक है, moving on to the next, the company did not have a fair competition from the other English trading company. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. अब देखो, क्योंकि वो सोल राइट था उनके पास, तो दूसरी जो कंपनीज थी वो compete नहीं कर सकती थी किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो उनके पास पूरा का पूरा क्या था, राइट था। वो क्या कर सकती थी, चीप पर बाय कर सकती और सेल कर सकती महंगे पर। द रॉयल चार्टर हावेवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम द एंटरिंग ईस्टर्न मार्केट। यहाँ पे एक वर्ड मर्केंटाइल में मे बी यू कैन कंफ्यूज, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी एंटिटी जो क्या करती है, बाय करती है गुड्स को चीपर रेट पे और सेल करती है हायर प्राइसेस पे, तो उसी बिजनेस को क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो रॉयल चार्टर है उसने इंग्लैंड की तो कंपनीज को मार्केट में एंटर करने से रोक दिया, बट अदर कंट्रीज की, अदर यूरोपियन पावर्स की को एंटर करने से नहीं रोक सकती वो। तो अब क्या हुआ, बाय दिस टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, द राउंड ऑफ around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese has already established their presence in the western coast of India. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, शो कर रखा है ना मैप में कि जो ये यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड है। इस रास्ते से होकर ये जो एरिया है, जो अफ्रीका का एरिया है, लास्ट टिप ऑफ अफ्रीका है, इसको क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। यहाँ से जाकर क्या है, इंडिया में एंटर किया, इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पर एंटर किया था पुर्तगीज ने ऑलरेडी, किससे पहले, इंग्लिश लोगों से पहले। ठीक है, उनका यहाँ पे बेस भी था गोवा में। इट वॉज वास्को डा गामा, अ पुर्तगी एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। मतलब किसने डिस्कवर किया था इंडियन रूट 1498 में, वास्को दा गामा ने। ठीक है, जो कि एक पुर्तगी था। बाय द अर्लियर 17th सेंचुरी द डच
टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। ठीक है, जो डचेस थे वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे पॉसिबिलिटी कि हम भी ट्रेड करें इंडियन ओशन के अराउंड। Soon the French trader arrive on the scene। 1617 के आसपास क्या है, फ्रेंच भी आ गए थे, उन्होंने भी अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर ली थी इंडिया में। द प्रॉब्लम वाज दैट द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। The fine quality of cotton and silk produced in India had a big market in Europe। देखो सभी कंपनीज जो थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो आई थी, उन सभी का इंटरेस्ट किस में था, सेम प्रोडक्ट्स में था जो जिसकी ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, विच इज़ कॉटन एंड सिल्क एज ऑल्सो। ठीक है, और कुछ मसाले जैसे कि पेपर, क्लोव और कार्डमम, सिनेमम टू वर द ग्रेट डिमांड, वर इन ग्रेट डिमांड। कॉम्पिटिशन अमंग द European company inevitable pushing the prices at which the goods could be purchased and this reduce the profit that could be earned। देखो अगर देखो जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, बट उनकी डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, बेसिकली प्राइस उसके अप हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपको हाई प्राइसेस पे वो ख़रीदनी पड़ेंगी किसी भी चीज़ को। अगर आप हाई प्राइसेस पे ऑलरेडी ख़रीदोगे तो आपको उसको बेचने में प्रॉब्लम आएगी, तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए आपका प्रॉफिट भी अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। द ओनली वे ऑफ ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लरिश वाज एलिमिनेटिंग द राइवल कॉम्पिटिटर। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का, कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से आउट कर दो, उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर rival competitors, the urge to secure market therefore led to the fierce battle between trading companies। fierce मतलब भयानक युद्ध होते थे उनके, ठीक है, आपस में भिड़ती रहती थी ये पावर्स। थ्रू द 17 and 18th century they regularly sank each other's ships and blockaded routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods। Trade was carrying on with arms and trading posts and were protected through fortification। देखो क्या बता रखा है कि जो ट्रेड था वो कैरी ऑन कैसे हो रहा था, मतलब कंपनी जिसको भी मौका मिलता वो क्या करता, दूसरे का शिप्स को संक कर देते थे, समुद्र में डुबा देते थे या रूट्स को ब्लॉक कर देते थे, ताकि राइवल शिप्स जो है दूसरी कंपनीज का जो शिप है वो अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे और उनका जो है व्यापार ठप हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक है ना, इसके साथ और क्या करते थे, ट्रेडिंग पोस्ट भी बना रखी थी और प्रोटेक्ट कर रखा था उसको फोर्टिफिकेशन के थ्रू, ताकि दूसरी जो कंपनीज है वो अटैक ना कर पाए। दिस एफर्ट ऑफ फोर्टिफाइंग द सेटलमेंट एंड कैरिंग ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर। देखो फोर्टिफिकेशन की वजह से अगर तुम क्या करोगे, किसी रूलर के एरिया में जाके तुम एक पर्टिकुलर मतलब एक कंपनी वहाँ पे बनाओगे और साथ में उसको फोर्टिफाई भी करोगे, तो फोर्टिफिकेशन से उसकी जो अथॉरिटी होती है उसको चैलेंज कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो है मतलब जो लोकल रूलर्स हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, स्पेशली इन द केस ऑफ बंगाल। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। ठीक है, तो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ बिटवीन लोकल रूलर्स एंड द कंपनी। ठीक है ना, अब हम देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ कंपनी के बीच में और लोकल रूलर्स के बीच में, उसका क्या रिजल्ट निकले। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन्स ट्रेड इन बंगाल। देखो द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो थी बंगाल में सेटअप कब हुई, हुगली नदी के पास इन 1651। दिस वाज द बेस, इसको बेस माना जाता है कंपनी का, ट्रेड का, और इसको क्या बोलते हैं, नोन एज फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। इट मे बी वन मार्क क्वेश्चन। ठीक है, ऑपरेटेड द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड फॉर द एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। ठीक है ना, एक वेयर हाउस भी बना रखा था फैक्ट्री में, और क्या करता, ऑफिस भी बना रखा था जहाँ पे ऑफिशियल्स बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंड होता है, जैसे ही कंपनी प्रश्यूड करती है मर्चेंट और ट्रेडर को टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। प्रश्यूड का मतलब क्या होता है, क्या करती है कंपनी,
मोटिवेट करती है ट्रेडर्स को कि हमारी फैक्ट्री के अराउंड आप क्या करो, सेटल करो, वहाँ पे अपना एस्टैब्लिश करो काम। क्योंकि देखो, अगर ट्रेडर्स जो हैं फैक्ट्री के अराउंड ही होंगे तो उनको, कंपनी को क्या होगा, बेनिफिट होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कम हो जाएगी, ठीक है। बाय 1696 इट बिगिन बिल्डिंग फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि बाहरी ताकतों से क्या हो सके, उसकी प्रोटेक्शन हो सके। उसको आर्म से क्या कर दिया, लेस कर दिया। टू 2 years लेटर, बाद में क्या हुआ, मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइबिंग करना स्टार्ट कर दिया, गिविंग द कंपनी जमींदारी, ताकि कंपनी को क्या मिल जाए, जमींदारी मिल जाए, राइट मिल जाए 3 विलेजेस पे, ठीक है। उनमें से एक विलेज था कैलीकटा, जो कि लेटर ऑन जिसको बोला गया कलकत्ता, एक सिटी के रूप में उसको बना दिया 3 विलेजेस को मिलाकर, ठीक है ना। इट ऑल्सो प्रिज्यूडेड द मुगल एम्पर औरंगजेब को कि इशू करे एक फरमान ग्रांटिंग द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। देखो आजकल भी कंपनियां क्या करती है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती हैं कि लेट अस ट्रेड विदाउट ड्यूटी और विदाउट टैक्सेस, और जितना पॉसिबल हो सके कम टैक्सेस पे हमको ट्रेड करने दिया जाए। तो उस टाइम भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था, परस्यूड किया था औरंगजेब को कि ट्रेड करने दिया जाए उन्हें ड्यूटी फ्री, ठीक है ना, ताकि उनका जो फ्लरिश हो सके ट्रेड और ज़्यादा। फरमान का मतलब यहाँ पे क्या है, एक रॉयल एडिक्ट है और रॉयल ऑर्डर है, ताकि जो है सेंट्रल अथॉरिटी क्या करे, ऑर्डर दे दे और हमें टैक्स ना देना पड़े। द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। प्रेस का मतलब क्या है, कोशिश कर रही थी कि उनको ज़्यादा कंसेशन मिले, मैनिपुलेट कर रही थी और ज़्यादा प्रिविलेजेस के लिए चेंजेस चाह रही थी और ज़्यादा अपने फेवर में। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने फरमान तो दिया बट ओनली कंपनी को दिया, ना कि कंपनी के ऑफिशियल के प्राइवेट ट्रेड को, ठीक है। कंपनी को दिया कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, बट इंडिविजुअल को नहीं दिया ये राइट। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन द प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, दिस दे रिफ्यूज्ड। बट उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया इसको, ठीक है, टू पे, कॉजिंग एन enormous लॉस ऑफ रिवेन्यू फॉर बंगाल। क्योंकि बंगाल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी, वहाँ पे ड्यूटी देने से इन्होंने मना कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, मतलब उनको एक तरीके से नाराज होना चाहिए था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज किया, क्या मुर्शिद कुली खान ने प्रोटेस्ट नहीं किया, प्रोटेस्ट का मतलब विद्रोह नहीं किया इस चीज़ का कि उन्होंने पे नहीं किए टैक्सेस। तो लेट अस सी हाउ ट्रेड लीड टू बैटल। बैटल कैसे हो जाती है, देखो उन्होंने रिसिस्ट किया कि आप लोग ड्यूटीज़ दे, अपना टैक्सेस अच्छे से दे, बट ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इग्नोर कर रहे थे इस चीज़ को, जिससे जो धीरे 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 जो है टेंशन बिल्डअप होना स्टार्ट हो गई थी। दो द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाई होता जा रहा था, होता जा रहा था, बढ़ रहा था मतलब कॉन्फ्लिक्ट। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, देखो औरंगजेब की डेथ होगी 1707 में, तो जो बंगाल के नवाब हैं उन्होंने असर्ट की अपनी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपनी एकात्मक सत्ता, कि भाई हम हैं यहाँ के रूलर अब, ठीक है ना, यहाँ के सोल रूलर कौन है, हम है, और हम इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द मुगल्स, ठीक है ना। तो एज अदर रीजनल पावर्स वर ट्रेडिंग so the other regional power were doing at the same time. Murshid Quli Khan was followed by Ali Vardi Khan and then Sirajuddaulah. सबसे पहले मुर्शिद कुली खान थे उस टाइम पे, then Ali Vardi Khan and then Sirajuddaulah as Nawab of Bengal. Each one of them strong rulers थे सभी के सभी. They refused to grant the company concession, demanded large tribute for the company's right to trade, denied it to any right to mint coin and stopped it from extended the fortification। देखो ये इश्यूज हैं जिन जिन पे बैटल हुई थी। देखो एक तो उन्हें बोला कि भाई ट्रेड, आपको जो ट्रिब्यूट्स हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ट्रेड के बदले में, और आपको मिंट करने का कोई भी राइट नहीं है, कॉइन मिंट नहीं कर सकते आप, कॉइन सिर्फ हम मिंट कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास क्या है, अथॉरिटी है, नवाब है वो, ठीक है। एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग द फोर्टिफिकेशन, और फोर्टिफिकेशन नहीं करनी है।
accusing the company to deceive the claim, and they claim that company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of नवाब। ठीक है ना, कि उनको कंपनी को क्या कहा, जिम्मेदार ठहराया, एक तरीके से क्लेम किया कि आपकी वजह से बंगाल की गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, बिकॉज प्राइवेट ट्रेड भी क्या है, प्राइवेट ट्रेडर्स भी हैं जो ब्रिटिशर्स, वो अपने टैक्सेस पे नहीं कर रहे, ड्यूटी पे नहीं कर रहे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स लॉस हो रहा है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, राइटिंग डिस्क्रिप्शन लेटर, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट नवाब एंड इट्स ऑफिशियल्स। ये भी बोला गया कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, हमें फॉलो नहीं कर रहे, तो ये नवाब की इंसल्ट है एक तरीके से। The company on its part declared that unjust demand of local officials were ruining the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that no expand trade. To expand trade, it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its fort। कि भाई आप हमें ह्यूमिलेट कर रहे हो एक तरीके से, फिर कंपनी की अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखती है कि आप हमें क्या कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो, अनजस्ट डिमांड है आपके ऑफिशियल्स की, जिसकी वजह से ट्रेड जो है कंपनी का अफेक्ट हो रहा है, र्यून हो रहा है, मतलब ख़राब हो रहा है। एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड, और लेकिन अगर ड्यूटी रिमूव्ड हो जाएंगी तभी जो है कहीं भी जो है ट्रेड फ्लरिश हो सकता है। तो इसीलिए हमें सेटलमेंट्स जो है इनलार्ज करनी पड़ेंगी, बाय करने पड़ेंगे ज़्यादा विलेजेस, और फोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ, फाइनली कल्मिनेट हो गया फेमस बैटल में, ये कल्मिनेट हो गया ये कन्फ्रंटेशन, जिसका नाम है बैटल ऑफ पलासी। जब अलीवर्दी खान मर गए थे, ही डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला को क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया। ही वॉज अ यंग नवाब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड किंग on a puppet rulers who would willingly give trade concession and other privileges। ठीक है ना, तो कंपनी क्या था, मतलब जो सिराजुद्दौला था वो काफ़ी, एक तो वो यंग थे, और ही वाज मोर एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड एम्बिशियस ऑल्सो। ठीक है ना, तो उनको पसंद नहीं था कि कोई उनके जो इंटरनल अफेयर है पॉलिटिकल, उसमें मेडल करे, उसमें मतलब अपनी टांग अड़ाई। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो उनकी तो इंटरफेयर करने की जो थी बहुत ही बुरी आदत बन चुकी थी। तो इस वजह से मतलब कंपनी भी ये चाहती थी कि भाई ये रूलर नहीं होना चाहिए, इंस्टेड कंपनी वांट टू इंस्टॉल अ पपेट रूलर्स। पपेट रूलर का मतलब क्या है, यहाँ पे भी लिखा गया है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि किसी और के कंट्रोल पर काम करे। ठीक है ना, सो उन्होंने काफ़ी, और सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस, इट हेल्प वन सिराजुद्दौला राइवल टू बिकेम नवाब। ठीक है ना, उन्होंने कोशिश करी कि इसके जो राइवल्स हैं वो नवाब बन जाएं। An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affair of his dominion, stop fortification and pay the revenue। कि सबसे पहले तो तुम क्या करो, पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर मत करो भाई हमारे, और फोर्टिफिकेशन को इमीडिएटली स्टॉप कर दो, और अपना जो रिवेन्यू है, यानी कि जो भी टैक्सेस वगैरह आपको पे करने हैं, ड्यूटीज़ वगैरह पे करनी है, यू हैव टू पे। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या करा, लेकिन नेगोशिएशन किया बोलना, बट कंपनी और नवाब के बीच में ये नेगोशिएशन क्या हो गया, फेल हो गया। द नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। ये इंपॉर्टेंट है, कासिम बाजार में उन्होंने क्या किया था, मार्च किया था विथ 30,000 सोल्जर, यानी कि काफ़ी बड़ी फोर्स के साथ हो गए। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स को कैप्चर कर दिया, लॉक कर दिया वेयर हाउस को, एंड डिसआर्म ऑल द इंग्लिश मैन, द ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स। ठीक है ना, ब्लॉक कर दिए उनके शिप्स को। देन ही मार्च टू कलकत्ता एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर, और जो कंपनी का जो कलकत्ता में फोर्ट था वहाँ पर भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, on hearing this news of fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. Here comes Robert Clive. He's a very famous personality of that time. उन्होंने ही, मतलब इनको क्रेडिट भी दिया जाता है, इंडिया में अपना जो है ब्रिटिशर्स का एक मतलब पावर को एस्टैब्लिश करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट इन्हीं की वजह से
माना जाता है। रेनफोर्स बाय नेवल फ्लीट इनको दी गई, प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन हुआ, बट फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या डिसाइड किया कि यस वी आर गोइंग टू फेस द नवाब, हम क्या कर रहे हैं उनसे युद्ध करेंगे, ठीक है ना। और कहाँ पे फोर्सेस आई आमने सामने हुई, प्लासी में। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द defeat of the Nawab was that forces led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaulah commander, never fought the battle। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया था, मीर जाफर ने तो जो उसके कमांडर थे यानी कि जो सेनापति था उसने नवाब की तरफ से फाइट नहीं किया, और इसी वजह से क्लाइव जो सिराजुद्दौला है वो बैटल हार गए। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक, और वो कैसे, उन्होंने क्यों नहीं किया, अब देखो दिमाग में आएगा ना क्वेश्चन कि मीर जफर तो उनका सेनापति था, उन्होंने क्यों नहीं लड़ाई की, क्योंकि क्लाइव ने सिक्योर कर लिया उसको सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब, कि भाई तुम क्या करो, हमारी हेल्प करो क्रश करने में सिराजुद्दौला को, उसको हराने में, एंड वी विल मेक यू नवाब, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वोन इन इंडिया, क्योंकि यही स्टेपिंग स्टोन था, ठीक है ना, इसको एक माइल स्टोन की तरह लिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। आगे क्या है, आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला वॉज असासिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब, ठीक है ना, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को क्या बना दिया गया, नवाब। कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपैंड या एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड, ठीक है ना, अभी भी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, उनका मेन मकसद तो क्या था, प्रॉफिट अर्न करना, एक्सपैंड करना as much as possible। Its prime objective was to expand, ठीक है। If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly। यानी कि डायरेक्टली टेरिटरी को होल्ड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक बर्डन ही आएगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ रहा है। Soon the company discovered that this was the rather difficult for even the puppet Nawab were not always helpful as the company wanted them to be। मतलब बाद में रियलाइज हुआ कंपनी को कि जो पपेट नवाब है वो हमेशा ही हेल्पफुल नहीं होते। भाई क्यों नहीं होते, देखते हैं। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन द बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी, मतलब हर एक कंपनी की जो भी बात है वो नहीं मान सकते, क्योंकि वो भी एक पब्लिक फिगर है, उनको भी ये शो करना कि हम पब्लिक के लिए भी काम कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वो हर कोई डिसीजन कंपनी के मतलब फेवर में नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो उनकी भी डिग्निटी और सोवरेनिटी उनको मेंटेन करनी पड़ती है। वट कुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या करती है, व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्ट, मीर जाफर ने क्या किया, थोड़ा विद्रोह किया कंपनी के हर डिसीजन का, और जो कंपनी क्या करती है क्या करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसका जब विद्रोह करना स्टार्ट किया मीर जाफर ने, तो कंपनी ने उसको डिपोज कर दिया। डिपोज का मतलब होता है जो राजगद्दी थी उससे हटा दिया गया और इंस्टॉल कर दिया मीर कासिम को इन हिज प्लेस। अब कौन इंस्टॉल हुआ, मीर कासिम, किसकी जगह पे, मीर जाफर की। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, अब मीर कासिम ने भी कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे एक्सेसिव कंट्रोल करते हैं उनकी पावर को नवाब की, इससे कोई भी नवाब इस चीज़ को ज़्यादा दिनों तक बियर नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई कॉन्फ्लिक्ट जल्दी ही स्टार्ट हो जाते हैं इस केस में। इन दिस ही इन टर्न वॉज डिफीटेड, उसको भी डिफीट कर दिया बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 1764 में हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी, देखो जो मीर कासिम है उसने क्या किया था, जो मुगल नवाब है उसके साथ मिलके, उनके साथ मिलके किसके साथ फाउट किया था बक्सर में ये युद्ध, कंपनी के साथ, लेकिन वो हार गए थे इसमें। अब उनको गद्दी से हटा दिया गया और दोबारा से ही मीर जाफर को इंस्टॉल कर दिया, री इंस्टॉल कर दिया एज ए नवाब, बट ही हैव टू पे 5 लाख एवरी मंथ। देखो 5 लाख किस बात के, क्योंकि वो युद्ध हार चुके थे, बंगाल का नवाब युद्ध हार चुका था, तो एज अ हरजाना, ठीक है ना, एक तरीके का कि भाई आपकी वजह से हमें लॉस हुआ और आप हार गए तो आपको पे करना पड़ेगा। बट द कंपनी वांटेड मोर मनी, कंपनी को तो और पैसा चाहिए था, बिकॉज इट वांट टू एक्सपैंड एंड एक्सपैंड, ठीक है ना। इट्स वॉर भी कर रही थी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अपने इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। मीर जाफर कब हुआ, मतलब मीर जाफर मर गया 1765 में। द मोड ऑफ कंपनी, जो मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज, अब कंपनी को का जो थिंकिंग थी वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड
अब क्लाइव ने क्या डिक्लेयर किया है, वी मस्ट इंडेड बिकेम नवाब आवरसेल्फ, अब हमें ही जो है सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। अब यहाँ पे क्लाइव डिसाइड करते हैं। फाइनली 1765 मुगल एम्परर अपॉइंट द कंपनी एज दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। ये भी एक काफ़ी बड़ा डिसीजन था। जो मुगल एम्परर है उसको एक तरीके से मजबूर कर दिया, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जो मुगल एम्परर है वो भी थे और वो हार गए थे, तो कंपनी ने उनको क्या कर दिया, बहुत ह्यूमिलेट किया और उनको एक तरीके से मजबूर कर दिया दीवानी लेने के लिए। अब दीवानी का मतलब क्या होता है कि कंपनी को राइट मिल गए, बंगाल के राइट मिल गए कि आप बंगाल से क्या कर सकते हो, टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। दिस सोल्व द मेजर प्रॉब्लम द कंपनी हैड अर्लियर फेस। कौन सी प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम, रेवेन्यू की प्रॉब्लम। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, बिकॉज ब्रिटेन में गुड्स नहीं थी जो इंडिया में बेची जा सके, तो प्योरली गोल्ड के साथ वो व्यापार करते थे, मतलब गोल्ड इंडियंस को देते थे, उसके बदले में रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के इंग्लैंड में क्या करते थे, उसको महंगे दामों पर बेच देते थे। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको, आउटफ्लो जो था गोल्ड का स्लो हो जाता है लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और जब इंटायरली स्टॉप हो जाता है जब दीवानी उन्होंने अज्यूम कर ली, दीवानी उनको मिल गई। नाउ रिवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड बी फाइनेंस फ्रॉम द फाइनेंस कर सकते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस को। कौन से एक्सपेंसेस कि परचेज करने के, टेक्सटाइल को परचेज करने के, कॉटन को परचेज करने के, मेंटेन करने के कंपनी की ट्रूप्स को, और जो बिल्डिंग वगैरह है कंपनी की फोर्टिफिकेशंस की, उसको भी पूरा करने के लिए, कॉस्ट को बियर करने के लिए। कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। इनको नवाब्स क्यों बोला जा रहा है, कैसे बन गए वो नवाब्स? कंपनी ने बहुत ज़्यादा पावर जो है एक्वायर कर ली थी। ठीक है ना, ईच कंपनी सर्वेंट बिगन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक अ नवाब। हर एक जो सर्वेंट था अपने आप को नवाब समझने लगा था, उनका ये सपना था कि हम भी नवाब को फॉलो करें, हम भी ऐसे ही लग्जरियस लाइफ जिएं, क्योंकि इंडिया के जितने भी पावर थी ना वो डिफरेंट तरीके से रहती थी, बहुत ज़्यादा लग्जरी के साथ रहती थी, तो इंग्लिश जो पर्सन थे वो भी वैसे ही उनको कॉपी करना चाहते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वाज फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज अ पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स, कि उनको बोला कि भाई आपको लैंड देनी पड़ेगी ऑफिशियल्स को। अब वो उस लैंड को में बड़े बड़े बंगलोज बनाते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे, तो अपने आप को क्या है, नवाब की तरह ही वो ट्रीट करते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, खुद हिमसेल्फ अ मास ऑफ फॉर्च्यून इन इंडिया, काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए थे उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली थी। ही हैड कम टू मद्रास। अब वो कब आए थे, 1743 में, 18 की एज में। व्हेन इन 1765 ही लेफ्ट इंडिया, जब उन्होंने इंडिया को छोड़ा 65 में, 43 में वो आए थे, 67 में वो चले गए। हिज इंडियन फॉर्चून वॉज नेटवर्थ, कितनी नेटवर्थ थी, 4,01,102, इतने पाउंड की उनकी क्या थी, वॉर्थ थी, यानी कि इतना उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया था यहाँ से। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल 1764 में, जब उनको अपॉइंट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इस पीडीएफ में हाईलाइटेड पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन ईजिली रिवाइट दिस की पॉइंट्स आफ्टर दिस सेशन। ठीक है ना, आप इसको क्या कर सकते हो, थॉरली एक बार पढ़ लो मेरे साथ, और बाद में खुद पढ़ने के बाद एग्जाम टाइम पे आप इसको बार बार रिवीजन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस हाईलाइटेड पोर्शंस। ठीक है, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामाइंड in 1772 by the British Parliament which was suspicious of the vast wealth, कि भाई इतनी वेल्थ कहाँ से आई, उन पे एक तरीके से केस हो गया था पार्लियामेंट में, उनके खिलाफ क्या हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उनका 1772 में, बट वैसे तो उनको एक्विटेड कर दिया था, यानी कि बरी कर दिया था, बट सुसाइड कर लेते हैं वो 1774 में। ये इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम योर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, However, not all the company officials succeeded in making money like Clive। ठीक है ना, क्लाइव के तरीके से मनी सबने नहीं बनाई। कैसे नहीं बनाई भाई, कुछ तो मर गए, ठीक है ना, जो युद्ध हुए, वार हुए, कुछ डिजीजेस की वजह से। ठीक है ना, इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट और डिसऑनेस्ट। सभी अंग्रेजों को डिसऑनेस्ट नहीं बोल सकते आप, क्यों, क्योंकि
मोस्ट ऑफ देम जो थे, मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। एंड अपर मोस्ट डिज़ायर उनके क्या थे कि भाई इतना अर्न कर लें कि भाई जब ब्रिटेन में जाए कि कंफर्टेबल लाइफ वो लीड करें, ठीक है ना। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ, जिनको वेल्थ मिली, फ्लैशी लाइफ उन्होंने फ्लॉन्ट की, मतलब रिचेस को फ्लॉन्ट किया उन्होंने काफ़ी इंग्लैंड में जाने के बाद, यानी कि शो ऑफ करना। दे वर कॉल्ड नवाब्स, उन्हीं को नवाब्स बोला जाता था। एन इंग्लिश वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, नवाब को ही वो अपने एक्सेंट में नवाब्स बोलते थे। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट एंड सोशल क्लेम्बर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर ridiculed और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स, मतलब लोकल सोसाइटी जो इंग्लैंड में थी उनसे एक तरीके से जलती थी, ठीक है ना, कि भाई एकदम से कैसे वो सोसाइटी में अपर लैडर पे आ गए हैं। अब क्या है, कंपनी रूल्स एक्सपैंड, कंपनी का रूल कैसे एक्सपैंड होता है। देखो, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, मतलब इस पूरे चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। कीप लविंग, थैंक यू।